Hello, my future doctors. This is Sai Wali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Med3x. तो बच्चों आज की क्लास में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर की सारी एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से कवर अप करने जा रहे हैं। तो फटाफट अपने हाथों में एनसीईआरटी की बुक ले लो, एक पेन ले लो ताकि तुम सारी लाइंस को अच्छे से कर लो स्कैन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को विद द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो देखते हैं पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। As you have read earlier, oxygen is utilized by organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid. मैम ये हमने कब पढ़ा? ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में होता था जो अब डिलीट हो चुका है। तुम्हें अब पता ही है हम जो भी खा रहे हैं, चाहे इडली समोसा डोसा बर्गर बैंगन जो भी खा रहे हो, सब चीज़ों का ब्रेक डाउन होना होता है। और हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होके होता है। अब ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है बच्चों, इससे भर भर के CO2 भी रिलीज होती है। क्या हो अगर हमारी बॉडी में CO2 बढ़ता जाए तो बेसिकली हमारा जो पीएच है ब्लड का वो एसिडिक हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हमारी जरूरत है कि हम भर भर के ऑक्सीजन का भी इनटेक करें और जो CO2 बन रही है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करें। यही लाइन एनसीईआरटी बोल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक जहां पे चीजों को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इन सारी चीजों में तोड़ा जा रहा है ना, तो ये रिलीज हो रही है। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to cells and CO2 produced by the cells have to be released out. Oxygen दो, CO2 remove करो। This process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. हम इसको ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन कॉमन शब्दों में इसको रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। बट रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होता है, ऑक्सीजन का यूज करके सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करके एनर्जी लिबरेट करना इज रेस्पिरेशन इन रियल सेंस। बट ठीक है, हम इसको कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोल लेते हैं। Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organs. ये सारी चीजें हम अपने आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे, आपको ऐसा फील होगा कि चेस्ट अप एंड डाउन मूव कर रही है। Why it is happening? It is because of the breathing, है ना। तो आज का पूरा चैप्टर इसी चीज के बारे में है। अब होता क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रह रहे हैं सब फेफड़ों से ब्रीदिंग नहीं करते हैं, है ना। सबकी बॉडी की जैसी जैसी कॉम्प्लेक्सिटी है, जहां जहां वो रह रहे हैं उस अडेप्टेशन के बेसिस पे सबका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है। जैसे मछली की बात करूं गिल से करेगी, मेंढक की बात करूं तो इसका टैडपोल गिल से करेगा, असली मेंढक किससे करेगा, लंग से करता है, स्किन से करता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से करता है। सो इस चीज में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो एक बार कैच करते हैं क्या क्या है वो चीजें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस पे बेस है? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और आप रह कहां रह रहे हो। Lower invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms, etc. exchange oxygen with CO2 by simple diffusion. तो ये जितने भी organisms हैं टिल platyhelminth, simple diffusion से इनका काम चल जाता है। Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tube which is called tracheal tubes. ये चीज क्या बोल रहा है? देखो सिंपल है। पहले मैं बात करूं सिंपल डिफ्यूशन, सिंपल बॉडी डिफ्यूशन, उसके बाद एक आती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उसके बाद आती है ट्रेकियल रेस्पिरेशन, है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन से कहां कहां तक है? टिल प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो स्पॉन्जेस से लेके तुम्हारे सारे फ्लैटवर्म्स तक, है ना। इसके बाद बात करते हैं क्यूटेनियस, मॉइस्ट स्किन। तो कौन कर रहा है ये? अर्थवर्म, क्योंकि इसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट। और फ्रॉग। इसके बाद ट्रेकियल, जहां पूरी बॉडी में ट्रेकियल ट्यूब्स है, ये कौन करता है? तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स। जैसे तुमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है ना, कॉकरोच पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ट्रेकियल ट्यूब से करता है। आर्थ्रोपोड्स में भी स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स। समझ में आया? इसके बाद आगे बात करो गिल्स की, तो गिल्स के लिए हम बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। कौन यूज करते हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क। वेयर इज लंग्स, लंग्स यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन यूज करती है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, जैसे कि among vertebrate fishes use gills whereas amphibians, reptiles, birds, mammals respire through lungs. फिशेस गिल्स से करेंगी, एम्फीबियंस भी गिल्स, गिल्स इनका टेडपोल करेगा। एम्फीबियंस में टेडपोल लार्वा करेगा गिल्स से,
ठीक है, एडल्ट फ्रॉग नहीं करेगा। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स ये सारे किससे करेंगे? लंग्स से। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए कौन किससे कर रहा है। प्लेटीहेलमिन्थस तक सारी जनरल बॉडी यानी कि डिफ्यूजन। अर्थवर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद ब्रेंकियल रेस्पिरेशन यानी गिल्स की बात करूं तो हमारी फिशेस हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं और कुछ मॉलस्क्स हैं। इसके बाद लंग्स यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करूं तो हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिर ट्रैकियल ट्यूब की बात करूं तो आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन का चार्ट दिया हुआ है आपके सामने जो आपको मेमोराइज करना है फॉर योर नीट एग्जाम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो अच्छे से पढ़ना सारी चीजों को। हमारे पास सबसे पहले एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, अपने मतलब ये जो कान नाक के छेद होते हैं वही बात चल रही है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। पहले एक नेजल पैसेज आएगा, उसके बाद नेजल चैम्बर आएगा। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंक्स, अ पोर्शन व्हिच इज कॉमन टू पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। क्या पाथवे है? नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज एंड नेजल चैम्बर। ठीक है। फेरिंक्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू ट्रेकिया. Larynx is cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. आपके ट्रेकिया के ऊपर वाले पोर्शन में लैरिंक्स मौजूद है। तो जब भी हवा जाती है, जैसे आप जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते तो वो अपने उसमें हवा तो जाती है ना, हवा से ही तो सारी चीजें प्ले होती हैं। तो सेम लैरिंक्स के थ्रू जब अपनी हवा जाती है तो ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप्स हैं अपने आप को वाइब्रेट करते हैं जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई आवर लैरिंक्स इज कॉल्ड एज द साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. What is glottis? Glottis ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैप होता है और ये फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर। और ये एपिग्लॉटिस किस कार्टिलेज का बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरा कार्टिलेज कौन सा है? हाइलन कार्टिलेज, जो कहाँ आएगा? आएगा ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, तो किस कार्टिलेज का बना है? दैट ऑल्सो यू हैव टू मेमोराइज। फिर trachea is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into left and right primary bronchi. Trachea अपनी जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड छोड़े ना वर्टिब्रल कॉलम, उसके फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे आके डिवाइड हो जाती है, किसमें? ब्रोंकाई में। लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। देन ईच ब्रोंकाई डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और फिर ये बनाएंगे ब्रोंक्यूल्स ending up into terminal bronchioles, यानी कि initial bronchioles and terminal bronchioles. The trachea, ध्यान देना, trachea, उसके बाद primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. ये वाले जो cartilaginous rings हैं, ये किसकी है? हाइलन की। और these are incomplete, किस साइड से? dorsally. डॉर्सली इनकम्प्लीट है क्योंकि पीछे फूड पाइप भी चल रहा है। ठीक है। Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregularly walled, vascularized bag structures called as the alveoli. Terminal bronchiole के बाद क्या बनेगा हमारा? alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles, alveoli comprises the lungs. Lungs के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं? bronchi, bronchioles, alveoli. लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, जैसे हार्ट को कवर करती थी डबल लेयर पेरिकार्डियम, इन द सिमिलर वे लंग इज कवर्ड बाय डबल वॉल्ड प्लूरा। वहां पेरिकार्डियल फ्लूइड होता था, यहाँ प्लूरल फ्लूइड होगा। ठीक है, ये रहा। आउटर मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक चैम्बर, या भी पे आती हूँ। Whereas inner pleura is in contact with the lungs. आउटर वाली हमारे थोरेसिक चैम्बर से कनेक्टेड रहेगी और अंदर वाली हमारे लंग्स से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है। The path starting with the external nostrils up to terminal bronchioles constitutes conducting pathway. Conducting part कहाँ से कहाँ तक आता है? Nostril से terminal bronchioles तक। ठीक है। Whereas alveoli and their duct forms respiratory or exchange pathway, यानी आपने respiratory pathway को दो पाथ में कन्वर्ट कर दिया है, conducting pathway, respiratory pathway. Conducting pathway में nostril से terminal bronchioles तक और respiratory pathway में alveoli और उसकी छोटी सी alveolar duct. Now, conducting part transport air to alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body
टेम्परेचर। ये काम होते हैं कंडक्टिंग पाथवे के, हवा को अंदर लाना, उसको क्लीन करना, म्यूकस में जो भी ट्रैप हो चुकी है पार्टिकल्स उसको बाहर फेंकना, ये सारा काम है अपने कंडक्टिंग पाथवे का। Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and air. एक्चुअली में जो डिफ्यूजन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? हमारे एक्सचेंज पार्ट में। तो चलो इसी के साथ अब अपने इस सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। मैंने आपको वन शॉट में बहुत अच्छे से समझाया भी था, बट एक बार देखते हैं। सबसे पहले एपिग्लॉटिस, कौन सा कार्टिलेज? इलास्टिक। इसके बाद लैरिंग्स, ये भी कैसा है? कार्टिलेजिनस। इसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या नाम दिया था अभी हमने? ग्लॉटिस। इसलिए ग्लॉटिस के ऊपर क्या है हमारा? एपिग्लॉटिस। देन प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर वाली किसके साथ है? थोरेसिक। इनर वाली किससे अटैच्ड है? लंग्स। ठीक। इसके बाद नीचे है डायफ्राम। डायफ्राम में ध्यान रखना एब्सेंट इन फ्रॉग्स, डायफ्राम फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है, डायफ्राम इज मस्कुलर। देन आपके पास ये लंग्स आ गए। लंग्स को कौन कौन बनाता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। ठीक है, ये आपका बीच में अपना हार्ट मौजूद है, ये प्लूरल फ्लूइड मौजूद है। इस तरीके से पूरा आपका स्ट्रक्चर है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया यहां से। Lungs is situated in thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Airtight chamber है। अब इसके dorsal ventral side बता रखे हैं, वो मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ। Ventrally हमारे पास sternum है, breastbone। Dorsally हमारे पास क्या है? vertebral column। Laterally हमारे पास ribs है, और ये पूरा जो structure है उसे कहते हैं हम rib cage। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। एक और लाइन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हाँ, the anatomical setup of lung in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. कोई भी चेंज अगर आपके thoracic cavity में हो रहा है, like your thoracic cavity is expanding or it is contracting, तो same change आपको अपने lungs के अंदर भी देखने को मिलेगा। लंग्स के अंदर की जो कैविटी है उसको हम बोलेंगे इंट्रापल्मोनरी कैविटी। तो एनी चेंज इन thoracic cavity will lead to similar change in your intrapulmonary cavity. समझ में आई बात है ना? चलो ये स्टेप्स हैं, कैसे कैसे क्या हो रही है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो वर्ड है वो यहाँ पे ये याद रखना, ब्रीदिंग का दूसरा नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहले क्या होगा? सांस लोगे, सांस लेने के बाद एल्वियुलर मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूजन होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा, उसके बाद हो जाएगी हमारी सेल्युलर रेस्पिरेशन, यानी कि उस ऑक्सीजन का यूज करके सेल विल ब्रेक डाउन द फूड टू लिबरेट एनर्जी। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत सिंपल है। दो चीजें आती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें सांस अंदर लेनी है, इंस्पायर करना है, तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तुम्हें ये पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपको सांस अंदर लेनी है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, तो लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर सांस बाहर छोड़ रहे हो तो लंग्स का वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम यानी कि प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यही बेसिक प्रिंसिपल है। नाउ यहां से पढ़ो, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन लंग्स यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? यानी कि अंदर का प्रेशर कम होगा, यानी कि अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि बाहर का वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव प्रेशर है। Similarly, expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than atmospheric pressure. अब क्या होता है यहाँ पे? The diaphragm and specialized set of muscles called external intercostal between the ribs helps in generation of such gradients. आपके दो रिब्स के बीच की जो मसल्स होती है उनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें भी दो टाइप है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आपके लिए अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जरूरी है, क्योंकि उसी के कॉन्ट्रैक्शन से आप इंस्पायर करते हो और एक्सपायर करते हो।
एक्सपायर इज बाय इट्स रिलैक्सेशन, इंस्पिरेशन इज बाय इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही चीज बोली है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से आपका ये जो ग्रेडियंट है वो अचीव होता है। Inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis. जब डायफ्राम, जिसकी नॉर्मल शेप होती है डोम, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट होगा तो ऐसे ही एक्सेस में तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में। The contraction of external intercostal muscles lifts up the rib and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. अब बॉडी में ये रिब्स मौजूद हैं, जब यहाँ पे रिब्स के बीच की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका जो स्टर्नम है वो और जो रिब्स है वो लिफ्ट अप होंगे, तो ये डोर्सल, जो वेंट्रल डोर्सल एक्सेस में आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो आपने दो एक्सेस से अपना वॉल्यूम बढ़ाया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस से और डोर्सो वेंट्रल एक्सेस से। समझ में आया? द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अभी सबसे पीछे हमने जो लाइन पढ़ी थी, जो भी चेंज आपकी थोरेसिक कैविटी में आएगा सेम चेंज आपके लंग्स के वॉल्यूम में भी आएगा। नाउ इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वही P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वाली बात चल रही है। अब ध्यान दो, रिलैक्सेशन ऑफ diaphragm and intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. अगर इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से आपका वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्रेशर गिर रहा था, तो इन मसल्स के रिलैक्सेशन से उल्टा हो जाएगा। अब आपका वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, मींस योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेडी फॉर द एक्सपिरेशन। ठीक है, this leads to increase in intrapulmonary pressure to slightly above atmospheric pressure, causing expulsion of air from the lungs. तो अब आप मुझे ये बताओ कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में से एक्टिव प्रोसेस कौन होगा और पैसिव प्रोसेस कौन होगा? कीपिंग इन माइंड दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स एटीपी। सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे और क्या लिया हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की गई है, स्पायरोमीटर, और एक हमारा ब्रीदिंग रेट दिया गया है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो आप ध्यान देना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बीटिंग रेट, ब्रीदिंग रेट। बीटिंग रेट हमारे हार्ट का है वो तो वही है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, लेकिन ब्रीदिंग रेट कितना है 12 से 16 पर मिनट। ठीक है, अपने लंग्स में ब्रीदिंग के टाइम पे जो भी चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम में, दैट एवरी चेंज कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। समझ में आई? चलो अब आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की, टीवी, यानी कि आपने नॉर्मल सांस लेते टाइम कितनी हवा अंदर ली या कितनी हवा बाहर छोड़ी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब आपको एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो बोल देगा टाइडल वॉल्यूम बताओ, तो वो हो जाएगा 500 ml, और एक अगर उसने पूछा टाइडल वॉल्यूम पर मिनट बताओ, तो आप क्या करोगे, 500 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 का आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रीदिंग रेट पर मिनट है इतना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6000 8000 ml। दैट्स व्हाई टाइडल वॉल्यूम पर मिनट इज 6000 to 8000 ml। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप जो गहराई से सांस लेने के बाद हवा इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, गहराई से सांस छोड़ने के बाद, तो ये कितनी होती है 1000 से 1100 ml। ठीक है, आप सबसे जरूरी है, आप भले डेफिनेशन याद ना रखो लेकिन वैल्यू याद जरूर रखना। ठीक है, फिर है ये तो तुम्हारा वो है मैकेनिज्म, तुमने देखा यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था तो कितना एक्सेस था, और जैसे ही डायफ्राम जो रिलैक्स हुआ तो कितना एक्सेस हुआ, ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में रहेगी, कभी बाहर नहीं आएगी, ये होती है 1100 से 1200 ml। समझ में आया? 500 टीवी, 2500 से 3000 IRV, उसके बाद 11,000 से 1100, 1000 से 1100 ERV, और 1100 से 1200 तुम्हारी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को जोड़ जाड़ के हमारी अलग अलग कैपेसिटीज बनती है। जैसे मैं बात करूं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो टोटल तुम कितना इंस्पायर कर सकते हो, तो इसमें आएंगे टीवी और IRV।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कितना एक्सपायर कर सकते हो, तो टीवी प्लस ईआरवी। अब यहाँ पे इन दोनों को समझना, टोटल लंग कैपेसिटी तो आपको पता है कितना आपका हवा लंग्स में रह सकती है, तो यहाँ पे सब ऐड हो जाता है, ठीक है। पहले फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी समझो, यानी कि एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद आपके लंग्स में कितनी हवा भर चुकी, कितनी हवा रह गई है। यहाँ पे आपको सारी वॉल्यूम एक्सपायरेशन की लेनी है, तो आपने नॉर्मल निकाल दी तो टीवी हट गई। अब क्या बची, ईआरवी और आरवी, तो यहाँ पे ईआरवी और आरवी को ऐड कर दिया जाता है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद आप कितनी हवा अंदर ले सकते हो, तो आप एक टीवी ले सकते हो, आप और गहराई से सांस लेके आप आईआरवी ले सकते हो, और आपने जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन से बाहर हवा ली है आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ईआरवी, टीवी और आईआरवी को जोड़ के बनती है। अब इन्हीं चीजों में मैं रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दूंगी तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। इसलिए इसको टोटल लंग कैपेसिटी को हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं। समझ में आया? ये सारी गैसेस को आप स्पाइरोमीटर से चेक कर सकते हो, बट नोट ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को कभी मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कभी लंग से बाहर ही नहीं आती है। तो आप मुझे बताओ, देन which capacities can't be measured by the same। अगर ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता तो कौन सी कैपेसिटी है जिनको ये मेजर नहीं कर पाएगा, बताओ। नाउ exchange of gases, alveoli are the primary sites of exchange of gas. Exchange of gas also occurs between blood and tissue। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के अंदर। क्या होता है, एक तो प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा गैसेस की सॉल्युबिलिटी, तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। तो तीन पैरामीटर्स हैं जो आपके डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा गैसेस की सॉल्युबिलिटी, और तीसरी थिकनेस जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होना है। क्लियर? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड, अब यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, जैसे इसको आपको याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर, एल्वेलाई में कितना, फिर डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड। आप इसको एज्यूम भी कर पा रहे हो, एटमॉस्फेरिक एयर में इतना है, एल्वेलाई में इतना है, तभी यहाँ से यहाँ जाती है इंस्पिरेशन के टाइम पे। एल्वेलाई में इतना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है इतना, इसलिए यहाँ से यहाँ जाती है। इस तरीके से मूवमेंट इसका होता है, ठीक है। यहाँ पे वही चार्ट से आपको बताया हुआ है कितना कहाँ किस पे कितना कितना प्रेशर है। ये पूरा आपका डबल सर्कुलेशन का ही चार्ट है, आप इस बार इसको देख लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है बहुत बार। नाउ एज द सॉल्युबिलिटी, देखो अब CO2 की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। और आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड की तो 200 टाइम्स है, ठीक है। So the amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of the oxygen। बहुत आसानी से ये डिफ्यूजन कर जाती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं, एक तो देखो यहाँ से देखो, ये एल्वेलाई है तो एक एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, ये कैपिलरी है तो इसकी एक एंडोथेलियम होगी, जो अगेन किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम की, और बीच में क्या है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर हैं जो आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, और इनके जो थिकनेस है वो होती है लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, द एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज and basement membrane composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium basement। However, its total thickness is much less than a millimeter। 1 मिलीमीटर से भी पतली होती है ये लेयर, और अगर किसी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो डिफ्यूजन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to blood and CO2 का blood से alveoli के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। Now, transport of gases।
ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है इनको ध्यान देना, 97% of oxygen is transported by RBC in the blood. Remaining 3% of oxygen is carried in dissolved state through the plasma. इतनी कम क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे ब्लड में CO2 ज्यादा डिसॉल्युबल है, सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो 97% वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहेगी और इस चीज को बोला जाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में कितने टाइम रहेगी ये? 97%। ठीक है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। यानी कि बाकी जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहेगी, कितना? 20 से 25%। और इस एसोसिएशन को कहा जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बच्चे इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपको याद रखना है, दिस इज नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जब हीमोग्लोबिन CO के साथ बाइंड कर जाए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है। वेयर एज, आप नीचे जाओ, वेयर एज 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% होती है और 7% CO2 इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो CO2 को आपको 3 मेथड्स है, 20 से 25% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड 7% इन द फॉर्म ऑफ एज सच, मतलब CO2 की फॉर्म में डिसॉल्व्ड स्टेट में मूव कर रही है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है एनसीईआरटी में। हम सबसे पहले बात करें ऑक्सीजन की। तो हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हम सबको पता है। ऑक्सीजन बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में, CO2 भी बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर में, CO बाइंड करती है इरिवर्सिबल मैनर में। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स CO का बनता है अपने हीमोग्लोबिन के साथ। टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules। मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 है। The binding is primarily related to partial pressure of oxygen, ये भी इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका टेम्परेचर, CO2, H पॉजिटिव आयन सब अफेक्ट करता है, लेकिन जो मेजर रीजन है वो है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो टेम्परेचर, H पॉजिटिव, CO2 क्या कर लेगा, है ना। तो मेन जो फैक्टर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर आपको पता होगा इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर होता है। ठीक है। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factors। ठीक है। now the curve, ये जो प्लॉट किया गया है आपका, इसको कहा जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इज यूजफुल फॉर द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन, मतलब ये सारे फैक्टर्स का इफेक्ट करने में हेल्प करता है। पहली बात तो इस कर्व की जो शेप आती है दैट इज सिग्मॉइड, सिग्मॉइड शेप्ड कर्व है ये। ठीक है। नाउ इन alveoli where there is high PO2, low CO2, less H positive concentration, less temperature, factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in tissue जहाँ पे low oxygen है, high CO2 है, high H positive, high temperature, वहां पर conditions favorable है for dissociation of oxyhemoglobin। अब देखो आपको क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसे आप क्या बोलोगे, लेफ्ट शिफ्ट। और अगर ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसे आप बोलोगे राइट शिफ्ट। जो लेफ्ट शिफ्ट है ये दिखाता है आपको टिश्यू लेवल पे, मींस यू आर एट टिश्यू लेवल, और जो राइट शिफ्ट है ये आपको दिखाता है एल्वियोलाई के लेवल पे। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मान लो आपका ये यहाँ पे 50% सैचुरेशन आ रहा है, बीच की कंडीशन जैसे ये A है, ये B है, ये C है। B में 20 mmHg ऑक्सीजन पे उसका हाफ सैचुरेशन हो रहा था हीमोग्लोबिन का। आपने इसको इधर शिफ्ट किया तो अब इसको ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, आप इसको इधर शिफ्ट करोगे यानी कि कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में सैचुरेट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की कमी आ रही है।
यानी कि यहां पर हो रहा है डिसोसिएशन और वहां क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन है तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे प्रोडोमिनेटिंग होंगे, लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई टेम्परेचर, हाई H पॉजिटिव आयंस, ये सारे फैक्टर्स क्या कराएंगे, डिसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो H पॉजिटिव आयंस एंड लो टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या कराएंगी, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. So this is how the question come in the NEET exam from this diagram, oxygen dissociation curve. Clear? Now आगे क्या लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen in tissue under physiological conditions. हर 100 ml blood 5 ml ऑक्सीजन देगा और every 100 ml blood 4 ml CO2 देगा. ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है. समझ में आया बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. तो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था मैंने, जब भी हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करेगा ये रिवर्सिबल होगा और ये बनाएगा HbCO2 लेट्स सपोज. तो इसे हम क्या नाम देंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. क्या देंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. जब भी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग बनाएगा तो ये इरिवर्सिबल होगी. इससे बनेगा तुम्हारा HbCO और इसको आप नाम दोगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं करना, इंटरचेंज नहीं करना. ठीक है, चलो. नाउ CO2 मैंने बताई दिया 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की तरह जाता है. मेजर बाइंडिंग प्रेशर क्या है आपका, CO2, बाकी अदर फैक्टर्स तो है ही. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के केस में था. अब यहाँ पे रिएक्शन लिखिए, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा RBC है. ठीक है, तो इसकी RBC जैसी शेप बना लेते हैं. ठीक है, RBC के अंदर और RBC के बाहर यानी कि प्लाज्मा में एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज. ये रही कार्बनिक एनहाइड्रेज, जिसकी मेजर कंसेंट्रेशन कहाँ होती है, वेरी हाई कंसेंट्रेशन इन RBC एंड माइन्यूट कंसेंट्रेशन इन द प्लाज्मा. तब होगा क्या, CO2 वाटर के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम और बनाएगी ये एसिड H2CO3. ये स्प्लिट करेगा बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयंस में. अब बाइकार्बोनेट आयन तो बाहर निकल जाएगी, इफ्लक्स हो जाएगा इसका. तो अगर बाहर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा. तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर की सबसे अबंडेंट एनायन क्लोराइड अंदर आने लगती है. ये जो इनफ्लक्स हो रहा है क्लोराइड आयन का, इसे कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट. एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, टू मेंटेन इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी. क्लियर? सो अब आगे दूसरी चीज, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है. ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जब ये मूव कर रही है टुवर्ड्स द टिश्यू रीजन. ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी जब ये मूव कर रही है टुवर्ड्स द एल्व्यूलर रीजन. इस चीज को भी आपको ध्यान देना है. सो एट टिश्यू लेवल वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई due to catabolism, CO2 diffuses into blood and forms bicarbonic acid. At alveolar site where pCO2 is low, reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O. ठीक है, फिर लास्ट में ये लाइन जो मैंने आपको पहले बता दी, हर 100 ml ब्लड 4 ml CO2 आपका ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, चलो बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की. पूरा पैराग्राफ मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में वन शॉट में बताया हुआ है. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बिफोर रीडिंग द NCERT जस्ट प्लीज गो एंड वॉच द वन शॉट वीडियोस दैट हैव बीन गिवन इन द प्लेलिस्ट. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है.
हाँ, ध्यान से देखना एक एक वर्ड. Human beings have significant ability to maintain and moderate respiratory rhythm. ये तो ठीक है. This is done by the neural system. A specialized center present in medulla region called as respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. इसके नाम में ही काम छुपा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. यानी कि आपकी रेस्पिरेशन की जो रिदम है बेसिक 12 से 16 ब्रीदिंग की पर मिनट होगी, उसको मेंटेन करने का काम इसका करता है. नाउ अनदर सेंटर present in Pons region called pneumotaxic center can moderate the functions of respiratory rhythmic center. Neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alterate respiratory rate. देखो, तुम चाहे कहीं से भी सिग्नल उठा के दे दो, अल्टीमेटली जो काम करना है वो पेडुला वाले रीजन को ही करना है, जिसका नेम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो इसको मल्टीपल लोकेशन से सिग्नल मिलते हैं. एक तो इसके ऊपर जो पोन्स बैठा है, पोन्स में न्यूमोटेक्सिक सेंटर है जो उसको सिग्नल देता है कि इंस्पिरेशन के रेट को चेंज करो. अगर इंस्पिरेशन का रेट चेंज हुआ तो ब्रीदिंग रेट तो अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाना है. तो वो भी रेगुलेशन कौन कराता है? अल्टीमेटली यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. सिग्नल उसको कहाँ से मिल रहा है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर से. अब एक कीमोसेंसिटिव एरिया, ध्यान रखना ये एरिया है, ये कोई सेंटर नहीं है. क्या क्या नाम आए देखो, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, फिर एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर, फिर एक कीमोसेंसिटिव एरिया. ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? मेडुला में. ये कहाँ पे है? पोन्स में. और ये वाला कहाँ मिलेगा? एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, यानी कि मेडुला में ही मिलेगा. ठीक है, क्या बोला है आगे? विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस. आपके सारे सेंटर्स CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए सेंसिटिव होंगे, कोई भी सेंटर ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. कोई है ही नहीं उसे डिटेक्ट करने वाला. डिटेक्ट किसे किया जाता है? CO2 को और H पॉजिटिव आयंस को. क्लियर? सो increase in these substances can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments. फिर signal किसको दिया गया? rhythm center को. Receptors associated with aortic arc and carotid artery हमारे heart में also can recognize the changes in CO2 and H positive ion concentration and send the signal to वही respiratory rhythm center. मतलब तुम ऐसे समझ लो, तुम्हारे घर में मम्मी है और तुम्हारे जो भी समस्या है, चाहे आपको हो, भाई को हो, बहन को, पापा हो, सब मम्मी को बताते हैं. मम्मी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करती हैं. तो मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बैठा है, उसके बगल में कीमोसेंसिटिव एरिया है जो CO2 और H पॉजिटिव को सेंस करके सिग्नल देगा इस सेंटर को. ऊपर पोन्स में न्यूमोटेक्सिक एरिया है जो सिग्नल सेंस करके उसको इंस्पिरेशन के रेट को चेंज करने का सिग्नल देगा. हार्ट में कैरोटिड आर्टरी है, आयोटिक आर्क है, वहां पे कीमो रिसेप्टर्स हैं जो सेंस करके सिग्नल उसको देंगे. तो अल्टीमेटली सारा नेसेसरी एडजस्टमेंट का काम किसका है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का. समझ में आया? और इस पूरे रोल में ऑक्सीजन का रोल कैसा है? इनसिग्निफिकेंट. बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज योर डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब क्या क्या डिसऑर्डर है? पहला डिसऑर्डर है अस्थमा. Difficulty in breathing causing wheezing sound due to inflammation of bronchi and bronchioles. ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है. सांस लेते तो ऐसे अजीब सी आवाज भी आती है जिसे हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड. तो जो इनहेलर्स लेते हैं, आपने देखा ना, वो फिस फिस करते हैं, वो क्या होता है? उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके सांस लेने में थोड़ी राहत देते हैं. नेक्स्ट, एम्फाइसीमा. बहुत फेमस क्वेश्चन है. अगर आप 12th क्लास के एनसीईआरटी की बायोटेक चैप्टर से रिलेट करो तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ये बनाई गई है टू ट्रीट एम्फिसीमा. इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, लंबे समय तक चलने वाला डिसऑर्डर है जहां पे एल्विलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड. कोई भी चीज अगर आपके एल्विलाई को अफेक्ट करेगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिड्यूस ही होना है. वन ऑफ द मेजर कॉजेज सिगरेट स्मोकिंग. तो जब भी सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आंसर हमेशा एम्फिसीमा ही होता है. तुम कोई भी PYQ उठा के देख लो, है ना. तीसरा है
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम में पता चल रहा है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है। तो जो लोग माइंस में या फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहाँ पे उनके स्मोक से उनके जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स है वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे फिब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, यानी कि proliferation of fibrous tissues and thus causing serious lung damage. इसलिए आपको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना पड़ेगा। फाइब्रोसिस में फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है, जहाँ भी फाइबर बनेगा बच्चों, वहाँ के टिश्यूज की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लूज अप हो जाएगी। अगर वो एल्विलाई में हुआ तो एल्विलाई तुम्हारी फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी, डिफ्यूजन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली तो अफेक्ट होना ही होना है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे आपके इस चैप्टर के, ये समरी है, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो देखो बच्चों, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही की कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है जिनके अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है। आपको उन्हीं कंसेप्ट्स पर फोकस करना है, उनको अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आई होगी। कल की क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि कल की क्लास में हम करेंगे इसके सारे पीवाईक्यूज। तो तब तक बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।